नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 अगस्त सन 2025। 9वीं तिथि सुबह 9:43 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त हुई जारी। 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। हरियाणा में हाईटेक होगा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सिस्टम, हेराफेरी पर लगेगा अंकुश। हरियाणा के युवाओं को फिर मिलेगा विदेश में नौकरी का मौका। इस देश में होगी 900 पदों पर भर्ती। हरियाणा के 1 लाख से अधिक कच्चे कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब मिलेंगे डीए व ग्रेजुटी और अन्य लाभ। सिरसा में जल भराव से फसलों को नुकसान पहुंचा, डीसी ने दिए गिरदावरी के आदेश, पोर्टल खुलेगा। हरियाणा में 7 अगस्त से प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल, आयुष्मान कमेटी के अध्यक्ष बोले आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद। खुशखबरी, नई दिल्ली से वैष्णो देवी के बीच संचालित होगी एक और नई ट्रेन, जानेंगे टाइमिंग व स्टॉपेज। हरियाणा से बीजेपी व कांग्रेस और इनेलो के 12 एमएलए जाएंगे अमेरिका, विधायकी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दुनिया भर से पहुंच रहे हैं 6,000 विधायक। 15 अगस्त से फास्टैग रिचार्ज का झंझट खत्म, सरकार लाने जा रही है ये स्कीम। हरियाणा के HKRN कर्मचारियों को हटाने का लेटर वायरल, लिखा हरियाणा SSC पक्की भर्ती करे। हरियाणा के सभी विभागों में खिलाड़ियों का 3% कोटा मांगा। ग्रुप C पदों को लेकर CM से मिलेंगे खेल मंत्री। हरियाणा में ओलंपिक 2036 की अभी से तैयारी, CM बोले सबसे ज्यादा मेडल लाने हैं। हरियाणा में 5 अगस्त तक डाक सेवाओं पर ब्रेक, बंद पड़े पोस्ट ऑफिस, राखी भेजने के लिए चक्कर काट रही है बहनें। और हरियाणा में फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर के PMT के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की आंख मिचौली जारी है। अब की बार वैसे तो मानसून हरियाणा पर मेहरबान रहा है और अभी सक्रिय बना हुआ है, लेकिन बीच बीच में गर्मी और उमस भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। हरियाणा में अगले 4 दिन यानी 6 अगस्त तक लगातार बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसका अनुमान जताया है। शनिवार को 9 जिलों हिसार, फतेहाबाद, करनाल, पानीपत, जींद, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक और पानीपत में बारिश हुई है। अब की बार प्रदेश में सामान्य से 27% अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बात करें तो महेंद्रगढ़ में 539 mm और यमुनानगर में 516.5 mm बरसात दर्ज की गई है। वहीं सबसे कम बरसात 134.8 mm कैथल और 140 mm जींद में दर्ज की गई। झज्जर के छुड़ानी गांव में बरसात के कारण करीब 700 एकड़ में खड़ी धान की फसल खराब होने के कगार पर पहुंच चुकी है। तो वहीं हिसार के हादसे में लगातार बारिश से खेतों में जल भराव और फसलों के नुकसान पर किसानों का गुस्सा सड़कों तक पहुंच गया है। किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। इससे किसान भारी आर्थिक संकट में आ जाएंगे। आज यानी 3 अगस्त को बारिश की बात करें तो सिरसा, फतेहाबाद और कैथल में 25 से 50% बारिश का अनुमान है, जबकि पंचकुला, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, हिसार, भिवानी में 50 से लेकर 75% बारिश की संभावना जताई गई है। तो यमुनानगर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 75 से 100% बारिश की संभावना है। प्रदेश के इन 9 जिलों में येलो अलर्ट विभाग ने जारी किया है। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत प्राइवेट अस्पतालों ने 7 अगस्त से इलाज बंद करने की घोषणा कर दी है। हरियाणा आयुष्मान कमेटी के अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि ये फैसला अस्पतालों की मजबूरी है, क्योंकि सरकार पर लगभग 450 करोड़ रुपए का बकाया है, जो पिछले 3 महीनों से अटका पड़ा है। इन हालातों में बिना भुगतान के अस्पतालों के लिए इलाज जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। सुरेश अरोड़ा ने बताया कि 8 जनवरी को CM नायब सिंह सैनी से हुई बैठक में वादा किया गया था कि अब से भुगतान में कोई देरी नहीं होगी। इसके बाद 3 फरवरी को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर के साथ भी बैठक हुई, जिसमें एक स्थायी समाधान का भरोसा दिया गया था। उस समय 12 से 13 वादे किए गए थे, लेकिन केवल एक ही वादा पूरा हुआ, बाकी बातें कागजों तक सीमित रह गई हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के पास अब सैलरी देने और बिजली बिल भरने तक के पैसे नहीं बचे हैं। कई छोटे छोटे अस्पताल बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं पिछले साल 800 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था, लेकिन खर्च 1400 से 1500 करोड़ रुपए का पहुंच चुका था। वहीं इस साल की बात करें तो सरकार ने बजट 2500 करोड़ रुपए करने की बात कही थी, लेकिन अभी भी हालात नहीं सुधरे हैं। इसके अलावा अब सरकार ने 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का इलाज भी योजना में शामिल कर दिया है, जिससे कि खर्च और बढ़ गया है। सुरेश अरोड़ा ने यह भी कहा कि जब भी अस्पताल हड़ताल की चेतावनी देते हैं, सरकार कुछ करोड़ रुपए जारी करके हड़ताल को टालने की कोशिश करती है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। अब की बार सभी पैनल अस्पताल एकजुट होकर स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।
हरियाणा में अभी से ओलंपिक खेलों की तैयारी शुरू हो गई है। ये दावा सीएम नायब सिंह सैनी ने किया है। उन्होंने कहा कि 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को एक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें हरियाणा अहम भूमिका निभाने वाला है। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत में करवाने का संकल्प भी लिया है। इस दिशा में हरियाणा पहले ही सक्रियता से कार्य कर रहा है और व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर रहा है। सीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि साल 2036 के ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी देश के लिए सर्वाधिक पदक जीतकर भारत को वैश्विक मंच पर गौरव दिलवाएंगे। हरियाणा में खेल महाकुंभ शुरू हो गया है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में छठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का भव्य आगाज हुआ। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कबड्डी मैच की शुरुआत कर खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया और प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। यह खेल महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं बल्कि यह युवाओं के सपनों की उड़ान देने का एक सशक्त मंच है। ये बात सीएम नायब सिंह सैनी ने कही। ओलंपिक से पहले ये महाकुंभ एक बानगी है। सीएम ने कहा कि खेल महाकुंभ की शुरुआत हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष 2017 में की गई थी। तब से लेकर अब तक 5 खेल महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी तैयार करे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का तिरंगा फहराए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस मीटिंग में हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान किया गया। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना आर्थिक सहायता राशि देने के लिए जल्द ही पोर्टल शुरू करने की बात भी कही गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 2025 को मंजूरी दी गई। ये नियम राज्य के रजिस्ट्रेशन सिस्टम को हाईटेक बनाने के लिए लाया गया है। इसके जरिए अब जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अभी तक कई लोग दस्तावेजों में हेराफेरी कर या फिर अधिकारियों से मिलीभगत कर जन्म एवं मृत्यु तारीख में बदलाव कर लाभ प्राप्त कर लेते थे। सरकार के सामने इसके कई शिकायतें और मामले सामने आ चुके थे, जिसके बाद अब सरकार के संशोधन के बाद इन नए नियमों में जन्म और मृत्यु की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया व्यवस्थित होगी और रिकॉर्ड रखने में सुधार होगा। हरियाणा के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ी राहत प्रदान की गई है। अब इन कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता मिलेगा। उनके वेतन में हर साल बढ़ोतरी होगी और अब इनका तबादला भी संभव हो पाएगा। काम में लापरवाही बरतने पर इन पर जुर्माना, वेतन कटौती या चार्जशीट तक की कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। अब तक जो नियम स्थायी कर्मचारियों पर लागू होते थे, अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 1,20,000 कर्मचारियों पर भी ये नियम लागू होंगे। सरकार पहले ही इन कर्मचारियों को 58 साल तक की नौकरी की गारंटी दे चुकी है। नए नियमों के तहत बात करें तो सरकार जरूरत पड़ने पर इनका राज्य के अंदर कहीं भी तबादला कर सकेगी। किसी भी कर्मचारी की मृत्यु या फिर रिटायरमेंट की स्थिति में उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। साथ ही अब ये कर्मचारी आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश भी ले पाएंगे। 1 जनवरी 2025 से इन कर्मचारियों को डीए यानी महंगाई भत्ता का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस बार 15 अगस्त 2025 को सरकार यात्रियों को फास्टैग रिचार्ज के झंझट से छुटकारा देने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाईवे यात्रियों को राहत देने के लिए एक नई योजना लाने की तैयारी चल रही है। देश भर के लाखों वाहन चालक प्रतिदिन हाईवे पर सफर करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। सरकार जल्द ही यात्रियों के लिए एक नया फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च करने वाली है। इसकी कीमत 3,000 रुपए रखी जाएगी। ये पास अधिकृत टोल प्लाजा, राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर 200 टोल फ्री यात्रा या फिर 1 साल की वैधता के साथ मान्य होगा। इसका उद्देश्य नियमित यात्रियों को बार बार भुगतान और रिचार्ज की प्रक्रिया से मुक्त कर एक सस्ती एनुअल सुविधा देना है। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बात करें तो ये पास 1 वर्ष या फिर 200 बार की यात्रा में से जो भी पहले पूरी होगी वहां तक मान्य होगा। यह सुविधा केवल NHAI के अंतर्गत आने वाले राजमार्गों पर ही लागू होगा। यह वार्षिक पास सिर्फ निजी कार, जीप और वैन के लिए मान्य होगा। कमर्शियल वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगर आप भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही एनुअल टोल पास बनवा सकते हैं। हरियाणा के वह युवा जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए एक और बड़ा मौका आया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी HKRNL और UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में कार्यरत कंपनी के बीच इसे लेकर एक करार हुआ है। कंपनी ने 4 अलग अलग पदों के लिए कुल 900 युवाओं को नौकरी का मौका देने का फैसला लिया है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर HKRNL युवाओं से आवेदन मांगेगा। सभी श्रेणियों के लिए योग्यता, अनुभव और आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधिकारियों के अनुसार संबंधित कंपनी 20 ज्यादा सेक्टरों में काम करती है। इसमें ऊर्जा, लॉजिस्टिक, हॉस्पिटैलिटी, IT जैसे मुख्य क्षेत्र आते हैं। वर्तमान में UAE में 200 मैकेनिक, 200 हैवी ड्राइवर, 200 फोर्कलिफ्ट
ऑपरेटर्स यानी माल ढुलाई वाली छोटी मशीन और सामान्य हेल्परों के लिए 300 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 3 दिन के अंदर सभी नियम व शर्तों के साथ ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दिए जाएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी पदों पर आवेदन के लिए कुछ दिनों के अंदर ही इंटरव्यू भी आयोजित करवा लिया जाएगा। हैवी ड्राइवर पदों के लिए 21 से 40 वर्ष एज रखी गई है। साथ ही सभी पदों पर आवेदन के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से 30 जुलाई 2025 की सार्वजनिक सूचना के जरिए फॉरेस्ट रेंजर विज्ञापन संख्या 9/2024 ग्रुप नंबर 7 और डिप्टी रेंजर विज्ञापन संख्या 11/2024 ग्रुप नंबर 45 के पद के लिए PMT और PST आयोजित करने का कार्यक्रम प्रकाशित किया गया था। इस नोटिस के अनुसार ये बताया गया था कि इन पदों के लिए PMT और PST का आयोजन होगा। ऐसे में सभी को सूचित किया जाता है कि इन पदों के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापतोल परीक्षण यानी कि PMT के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड यानी विज्ञापन संख्या 11/2024 के लिए और विज्ञापन संख्या 9/2024 के लिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर शेड्यूल के बारे में बात करें तो अभ्यर्थियों का PMT हॉकी ग्राउंड यानी ताऊ देवलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में होगी और रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 11 अगस्त 2025 को सुबह 8 बजे से होगा। हरियाणा के 12 विधायक यानी MLA अमेरिका में होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी NCLS सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन अमेरिका के बोस्टन में 4 से 6 अगस्त तक चलेगा। 2 अगस्त की रात दिल्ली में हरियाणा भवन से विधायकों का मंडल अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है। इस सम्मेलन में पूरे भारत के 24 राज्यों के 21 विभिन्न राजनीतिक दलों के 130 MLA शामिल होंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया भर से 6000 से ज्यादा MLA सम्मेलन में पहुंचेंगे। यह सम्मेलन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच माना जाता है। हरियाणा से कांग्रेस के 7 MLA यानी थानेसर से अशोक अरोड़ा, आफ्ताब अहमद मेवात से, भारत भूषण बत्रा रोहतक से, अकरम खान जगाधरी से, इंदुराज नरवाल बड़ौदा से, आदित्य सुरजेवाला कैथल से, वहीं महम से बलराम डांगी सम्मेलन में जा रहे हैं। कांग्रेस के अलावा बीजेपी और इनेलो के विधायक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी से सोनीपत के MLA निखिल मदान, कौशली से अनिल राव व पुंडरी से सतपाल जांबा, डबवाली से इनेलो के MLA आदित्य देवीलाल और गन्नौर के MLA देवेंद्र कादियान सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। इस सम्मेलन का मकसद विधायकों की क्षमता निर्माण और वैश्विक लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल डेमोक्रेसी, साइबर सुरक्षा, वोटर विश्वास, शिक्षा, सेहत और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा विधायकों को एक दूसरे की विधायी प्रणाली को समझने का मौका भी मिलेगा। थानेसर से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि दुनिया के मंच पर राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात है। यह यात्रा अच्छे वैश्विक शासन मॉडल को सीखकर उसे अपने क्षेत्र में लागू करने का मौका है। इससे विधायकों को अपने कर्तव्यों का बोध भी होगा। अगर आप बेरोजगार हैं और अपने लिए नौकरी की तलाश में हैं, तो हम आपको बता दें कि सोनीपत में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। आप इस रोजगार मेले में पहुंच सकते हैं और अपने लिए रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। जिला रोजगार विभाग सोनीपत की तरफ से 5 अगस्त को बिट्स कॉलेज मोहाना में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले में लगभग 20 बड़ी कंपनियां शामिल होने वाली है। ये कंपनियां जिले और आसपास के युवाओं को रोजगार देंगी। इस मेले का आयोजन बिट्स कॉलेज और रोजगार विभाग के सहयोग से हो रहा है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह मेला आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। इस रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष के बीच युवा हिस्सा ले पाएंगे। इस आयु वर्ग के युवा जो भी किसी भी शैक्षणिक श्रेणी यानी कि 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर ITI डिप्लोमा या फिर किसी अन्य डिग्री धारक हैं, तो वे इस रोजगार मेले में अवश्य पहुंच सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि युवाओं में रोजगार के प्रति बढ़ते रुझान को ध्यान में रखते हुए इस राज्य स्तरीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार में हिस्सा दिलाना है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। माता के भक्तों के सफर को आसान बनाने के लिए उत्तर रेलवे ने वैष्णो देवी के लिए एक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का अहम फैसला लिया है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू व कटरा के लिए संचालित हो रही नियमित ट्रेनों में भीड़ भाड़ को देखते हुए एक और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 040 81 14 15 एवं 16 अगस्त को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 11:45 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:40 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 040 82 15 16 एवं 17 अगस्त को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से रात 9:20 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए संचालित होने वाली यह स्पेशल ट्रेन बीच रास्ते में दोनों दिशाओं में पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला छावनी, ढंडारी कला, जालंधर छावनी, पठानकोट छावनी, जम्मू तवी शहीद कैप्टन तुषार महाजन यानी उधमपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस ट्रेन में AC, शयनयान और जनरल श्रेणी के डिब्बों की सुविधा मिलेगी।
हरियाणा में 5 अगस्त तक डाक सेवाओं पर ब्रेक लगा हुआ है, जिसके चलते डाकघर बंद पड़े हैं तथा उनमें ताला लगा है। ऐसे में राखी का त्योहार नजदीक होने पर डाक द्वारा अपने भाइयों के लिए राखी भेजने वाली बहनें परेशान हैं। वहीं डाकघरों में ताला होने से सभी कामकाज ठप पड़े हैं। पूरे प्रदेश भर में डाक विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण पूरे हरियाणा में डाक सेवाएं ठप पड़ी है। डाक सेवा ठप होने के कारण डाक विभाग की ओर से न तो कहीं पर रजिस्ट्री या सामान्य डाक भेजी जा रही है और न ही किसी की डाक आ रही है। काम नहीं होने के कारण डाकघरों पर ताला लगा हुआ है तथा लोग बाहर से ही चक्कर काट कर जा रहे हैं। इसकी पूर्व सूचना भी डाक विभाग ने किसी भी प्रकार से नहीं दी थी, जिसके कारण लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। डाक विभाग नारनौल के मुख्य पोस्ट मास्टर राजवीर का कहना है कि सोमवार से सेवाएं सुचारू हो जाएंगी, मगर अभी ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का कार्य मुख्य कार्यालय की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में 5 अगस्त तक लोगों को डाक भेजने का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है। इस त्योहार पर डाक विभाग द्वारा हर साल राखी भेजने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, मगर इस बार कुछ नया करने की बजाय डाकघरों पर ताला लगा हुआ है, जिसके कारण बहनें अपने भाइयों को राखी नहीं भेज पा रही हैं। बहनें अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए प्राइवेट कोरियर कंपनियों का सहारा ले रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश से 9.7 करोड़ किसानों के अकाउंट में 20वीं किस्त के रूप में 20.84 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इससे पहले 24 फरवरी को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की गई थी। इस योजना के तहत बता दें कि किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों के रूप में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवम्बर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। योजना के पात्र लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। टेक कंपनी वीवो 12 अगस्त को मिड बजट सेगमेंट में अपना नया स्मार्टफोन वीवो V65G लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट और एक्स हैंडल पर स्मार्टफोन का टीजर जारी करते हुए लॉन्च डेट कंफर्म की है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 35,000 रुपए हो सकती है। फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए V60 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलने की उम्मीद है, तो वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल सकता है। वीवो V60 स्मार्टफोन में कंपनी 90 वाट चार्जिंग स्पॉट के साथ 6500 mAh की बैटरी दे सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 100 वाट का फास्ट चार्जिंग स्पॉट भी मिल सकता है। स्मार्टफोन में 8GB और 12GB रैम के अलावा वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन मिल सकता है। वहीं स्टोरेज के लिए स्मार्टफोन में 2 ऑप्शन मिल सकते हैं, जिसमें 256GB और 512GB मिल सकता है। राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमिश्नर पर निशाना साधा। राहुल ने शनिवार को कहा, भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसी धांधली हो सकती है, और हुई भी। भारत के पीएम के पास बहुत कम बहुमत है। अगर 10 से 15 सीटों पर भी धांधली न होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होते। राहुल ने ये बातें दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में कही। इससे पहले राहुल गांधी ने 1 अगस्त को कहा था कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। साल 2014 से ही मुझे इलेक्शन सिस्टम पर संदेह रहा है। भाजपा का इतनी बड़ी जीत हासिल करना आश्चर्यजनक था। मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अब मैं बिना किसी संदेह के कहता हूं कि हमारे पास सबूत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज उपलब्ध करवाता है उन्हें स्कैन या फिर कॉपी नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग मतदाता सूची पर स्कैन और कॉपी प्रोटेक्शन क्यों लागू करता है? वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए लेटर में लिखा है कि कांग्रेस ने पहले भी नवंबर 2024 के चुनाव के बाद ऐसे ही आरोप लगाए थे, जिनका विस्तृत जवाब 24 दिसंबर 2024 को दिया गया था। पत्र में बताया गया है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता से कानून के अनुसार और हजारों अधिकारियों की निगरानी में कराए गए। आयोग ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को कोई कानूनी आपत्ति थी तो वह कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर सकती थी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। सबसे पहले खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। नमस्कार।